हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एंड ऑफ चैप्टर का पार्ट 1 कराया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा था। हम अब इस वीडियो में पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे और इसकी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये एस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तुम्हारे को, यहाँ पर एम के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पर टी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो m है वो क्या एस टी का मिड पॉइंट है, और अगर है तो हमें इसका आंसर भी बता, रीजन भी बताना। तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मिड पॉइंट का मतलब क्या है। जब हम इस s को और t को कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, मान लेते हैं -3,0 यहाँ आएगा, 3,0 आएगा इधर, तो m जो होगा इन दोनों कोऑर्डिनेट के बिल्कुल सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए याद रखना, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से समझना। मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान से समझना। इफ अगर m जो है मिड पॉइंट होता है किसका, a एंड b, यहां पर मैं a और b मान लेता हूं, और यहां पर a के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, x1, y1, और b के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मान लेता हूं, x2, y2। तो अगर m जो है a और b का मिड पॉइंट है, तो m का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, यहां पर x1 और x2 को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय में 2 कर देंगे, और y1 और y2 को भी ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अगर m मान लेते हैं मिड पॉइंट है a और b का, तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले पूछा है क्या m, पहले वाले केस में ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा है। तो 9th का पहले पार्ट में इफ -3,0 s है, 3,0 t है, तो क्या m इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 है। जब -3 को 3 से ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, जब मैं -3 को 3 से ऐड करता हूँ, डिवाइड बाय 2 करता हूँ, और y में क्या है 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो हमें पता है -3 प्लस 3 कितना होता है 0। तो 0 डिवाइड बाय 0, 2 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हाँ m जो है इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है, तो इसका आंसर है यस। देखो यहाँ पर आंसर यस नो में लिखना है, ठीक है। अगला देखो 2,3 और 4,5, या यहाँ पर st जो है इसका मिड पॉइंट 3 m है। देखो ध्यान से, 2 + 4 6, देखो इसके हिसाब से फॉर्मूला देखो, 2 + 4 6 होगा, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आता है, 3 आता है। अच्छा ठीक है, 3 + 5 8 होगा, 8 डिवाइड बाय 2 4 आ रहा है, तो 3,4 आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से। यहाँ पर भी देखो 3,4 आ रहा है, तो यस इट इज ऑल्सो हा मिड पॉइंट। तो रीजन सेम है यहाँ पर। अगला देखते हैं, 0 + 0 डिवाइड बाय में 0, 0 + 0 0 डिवाइड बाय 2 0, तो इसका आंसर तो 0 ठीक है। 0 - 10 डिवाइड बाय में 2, तो -10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -5 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ मिड पॉइंट। अगला देखो, -8 + 6, देखो ऐड ही करना है, -8 + का 6 कितना होता है, -2 होता है, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1, बट यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इफ m -7,1 इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, जिसमें a के कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,-4 और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y। तो अगर m इनके मिड पॉइंट है तो b के कोऑर्डिनेट निकालना। तो देखो ध्यान से, सेम फॉर्मूला लगाने वाला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ये जो m है, अगर ये मिड पॉइंट है a और b का, अगर ये मिड पॉइंट है a एंड b का, तो जो m के कोऑर्डिनेट आए हैं क्या, -7,1 किसके बराबर होगा, a और b में हमें पता है, इसमें x की वैल्यू 3 है, इसमें x1 है, तो 3 प्लस में x1 नहीं x है सॉरी, तो हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले x1 को x2 के साथ ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 3 + x डिवाइड बाय में 2, और y में -4 + y डिवाइड बाय में 2। तो देखो बस अब यहाँ पर कंपेयर करके, -7 की वैल्यू आ रही है 3 + x डिवाइड बाय में 2, और यहाँ पर 1 की वैल्यू आ रही है -4 + y डिवाइड बाय। अब बहुत इजी कैलकुलेशन है, 2 वहाँ जाएगा तो हमें पता है -14 होता है, ये 3 + x हो जाएगा, 3 यहाँ भेज देंगे तो -14 - 3 = x,
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -17। 2 वहां जाएगा, 2 इक्वल टू -4 प्लस वाई, -4 इधर जाके 2 + 4 इक्वल टू वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसने बोला था b के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हमें पता है b को इन्होंने x, y बोला था और इसकी जो वैल्यू आई है क्या आई है -17,6। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जिसमें पी क्यू ट्राइसेक्शन दे रखे हैं ए बी के, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है 4,7 और बी का कोऑर्डिनेट है 16,-2। मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं ये है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4,7 और ये है कोऑर्डिनेट बी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 16,-2। तो ये कह रहा है कि जो P और Q है वो ट्राइसेक्शन है, मतलब यहाँ पर P और Q इक्वली डिवाइड कर रहा है। मतलब P अगर यहाँ है तो Q इधर होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस इक्वल है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसेक्शन। तो यहाँ पर P पॉइंट दे रखा है और एक Q पॉइंट दे रखा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लेते हैं P के जो कोऑर्डिनेट है ना x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एक बात बताता हूं, इसमें एक फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से चुटकी भर में इसका आंसर निकाल देंगे। बट तुम्हारी एनसीईआरटी ने साफ बोल रखा है कि हमने जो मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है ना उसकी हेल्प से हमारे को पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला वाला यूज हम इसमें नहीं करेंगे। तो अगर तुम कहीं वीडियो में देख रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो तो याद रखना सेक्शन फॉर्मूले से आंसर नहीं निकालना है। मैं शॉर्ट वीडियो में वो निकाल दूंगा, समझा दूंगा कैसे कराता हूं, बट अभी मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूले से करूंगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये P और Q इक्वल डिवाइडेड है तो P जो है वो AQ का मिड पॉइंट होगा और Q जो होगा PB का मिड पॉइंट होगा। तो इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो हमें पता है, सॉल्यूशन निकालते हैं कि यहां पर P ना, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, अगर P जो है AQ का मिड पॉइंट है तो हमें पता है जो P के कोऑर्डिनेट है x1, y1 वो किसके बराबर होंगे, 4 + x2 डिवाइड बाय 2, 7 + y2 डिवाइड बाय 2, है ना। इसको इक्वेट करते हैं तो यहां पर x1 की वैल्यू आएगी 4 + x2/2 और यहां पर y1 की वैल्यू आएगी 7 + y2/2। 2 वहां जाएगा तो यहां से 2x1 आ जाएगा 4 + x2। तो इधर से x2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं कितनी आ जाएगी, 2x1 - 4। ठीक है, और यहां पर जैसे ही 2y1 उधर जाएगा 7 + y2 आएगा और यहां से y2 की वैल्यू आ जाएगी 2y1 - 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, P अगर मिड पॉइंट है तो Q भी तो मिड पॉइंट है ना PB का। तो अब ध्यान से समझना, नाउ अगर Q इज मिड पॉइंट है PB का तो जो Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2 वो किसके बराबर होंगे, x1 + 16y2, y1 - 2y2, है ना। अब इसको इक्वेट करते हैं तो यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी x1 + 16/2, y2 की वैल्यू आ जाएगी y1 - 2/2। 2 वहां जाएगा तो ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल टू में x1 + में 16 आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से समझना, ये x2 है तो यहाँ से 2x2 - x1 इक्वल टू में 16 इक्वेशन बन रही है। इस वाले को देखो 2 वहां जाएगा, 2y2 इक्वल टू y1 - 2, तो यहाँ से 2y2 इक्वल -y1 इक्वल टू -2 बन रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर 2x2 माइनस ये इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इस वाले को 2 मान रहा हूँ, इस वाले को मैं 3 मान लेता हूँ, इस वाले को मैं 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं x का यूज करूँगा। तो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और एक 3। देखो 1 क्या कह रही थी कि x2 की वैल्यू 2x1 - 4 है। यहां पर हमारा क्या आंसर आया है, 2x2 - x1 इक्वल टू में 16।
तो देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा, x2 जहां है ना, x2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस x1 इक्वल टू 16। सोल्व करते हो, देखो यहाँ पर अगर तुम सोल्व करो ना, लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1। हमने 1 इक्वेशन यूज करी है। सोल्व करेंगे तो 4x1 माइनस का 8 माइनस x1 इक्वल टू 16 आएगा। 4x1 में से x1 जाएगा, कितना आंसर आएगा 3x, माइनस 8 वहां जाके प्लस का 8 हो जाएगा, और 16 का प्लस ऑलरेडी है तो 24 हो जाएगा। देखो माइनस 8 वहां जाके 8 प्लस का 16 प्लस 8 24, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाय 3 मतलब 8। और जब x1 आ जाएगा तो देखो ध्यान से, जैसे x1 यहाँ पर पुट करूंगा, 8 है ना, 2 8 जा 16, 16 में से 4 गया 12, तो x2 भी आ जाएगी। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोबारा से देखो, 8 वहां डाला, 8 2 जा 16, 16 में से 4 गया 12, तो 12 आ जाएगी। देखो सेम जैसे हमने x1 और x2 निकाला ना, सेम y1 और y2 निकालते। इसमें कौन सी इक्वेशन है, 2 और 4 है, तो यहां पर इक्वेशन यूज करेंगे 2 एंड 4। यहां पर इक्वेशन क्या कहती है, y2 इक्वल टू 2y1 माइनस 7 है, और ये क्या है 2y2 माइनस y1 इक्वल टू माइनस 2 है। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमें पता है y2 की वैल्यू जब पुट करूंगा तो 2 के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई आएगा, और माइनस y1 इक्वल टू माइनस 2 लिख सकते हो। यूज करिए मैंने कौन सी इक्वेशन 2, ठीक है। पुट करते 2 2 जा 4y1, देखो सेम बिल्कुल वही तरीका है, बस याद रखना कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। 4y1 में से y1 गया 3y1 आ जाएगा, माइनस 14 वहां जाके 14 हो जाएगा, 14 में से 2 गया 12, तो y1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। अगर y1 4 तो पुट करते हैं, y1 अगर 4 है, 4 2 जा 8, 8 में से 7 गया 1, तो y2 क्या आ जाएगी 1 आएगी। तो ध्यान से देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा था P और Q के कोऑर्डिनेट निकालो, x1 की वैल्यू क्या आई है 8, y1 की वैल्यू आई है 4, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 8, 4, और x2 के कोऑर्डिनेट पूछा था क्या है 12, 1। देखो हमने ये जो लंबा मेथड यूज करा ना, वो इसलिए करा है क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ बोला था कि हमें इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से आंसर निकालते हैं ना, तो चुटकी भर में आंसर निकलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -8, बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, 7, सी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -7, -4। तो शो करना है कि क्या ये सर्कल पे लाई करते हैं जिसका ओरिजिन 0, 0। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं अगर ये सेंटर है किसी भी सर्कल का, तो अगर इसका कोई सर्कल कुछ भी ऐसा बनेगा, तो इसने ये बोला ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट यहीं इसी सर्कल पे लाई करेंगे। तो ध्यान से समझना, ये निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से। अगर मान लेते हैं ये ओरिजिन O है, और ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ABC, मान लेते हैं कि यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो हमारे को एक बात पता है कि अगर ये सर्कल है तो O का और A से डिस्टेंस, O का B से डिस्टेंस और O का C का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है क्या नजर आएगा, रेडियस। तो हमारे को करना क्या है, यहाँ पर हम OA का डिस्टेंस निकालेंगे, OB का और OC का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं OA डिस्टेंस की। तो OA का डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने तुम्हारे को पहले ही भी बताया, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इन सब का रूट। तो OA की वैल्यू निकालते हैं। OA ये है, तो हमें पता है x2 माइनस x1, यहाँ पर इसे x2 मान लेते हैं, तो हमें पता है 1 में से 0 गया, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, तो 1 में से 0 गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -8 माइनस 0, -8 का स्क्वायर 64 होता है। सोल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, √65 यूनिट आ रहा है। चलो अब OB निकालते हैं। देखो आंसर अगर OA, OB और OC अगर तीनों सेम आ रहा है तो हाँ कह सकते हैं इट इज लाई ऑन अ सर्कल। -4 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 7 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। तो देखो 49 प्लस 16 कितना होता है, 55, 4 प्लस 1 तो 65 होगा।
तो हाँ ये भी आंसर आ रहा। अभी तक तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सर्कल पे लाई करते हैं। अब ओसी बताएगा, ओसी निकालते हैं। ओसी में क्या है, -7 माइनस 0 का स्क्वायर होगा प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर होगा। याद आ रहा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे रूट आता था। तो सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, आंसर क्या आ रहा है, √65 यूनिट। तो जल्दी से सीधा एक बार में खत्म करते हैं। हाँ इट मतलब ABC लाई ऑन सर्कल। अच्छा, ये जो √65 आ रहा है, ये आ क्या रहा है, रेडियस ही तो आ रहा है। तो जिसकी रेडियस कितनी है, √65 यूनिट। तो हमारा पहला आंसर तो निकल गया। इसने बोलता है क्या लाई करता है, हाँ अगर करता है तो रेडियस निकालो सर्कल का, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है डी और ई पॉइंट दे रखी है, ये चेक करना है डी और ई ये सर्कल के अंदर लाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं या सर्कल के बाहर। तो ध्यान से समझो दोबारा से, अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया है और हमें पता है ए बी सी इसके सर्कल पर लाई होता है, तो अगर मैं डी, हमें पता नहीं कि भाई अंदर है इस पे या बाहर है, कैसे निकालेंगे हम, ओडी का भी डिस्टेंस निकालेंगे। लेट करो, सपोज करो कि मान लेते हैं डी जो है ना, ओडी का डिस्टेंस जो आता है ना वो √65 से कम आता है। √65 से कम का मतलब है यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब डी अंदर होगा। और अगर इसका डिस्टेंस √65 से ज्यादा आता है तो वो बाहर है, और अगर √65 आता है तो सर्कल पर होगा। तो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले हम डी का निकालते हैं। तो नाउ जब OD मतलब डिस्टेंस निकालेंगे OD का, तो ये -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 होता है। सोल्व करते हैं, 25 प्लस 36 कितना होता है, 36 प्लस 25 41, और 1 प्लस 20 √61 यूनिट। देखो ये जो वैल्यू है वो हमें पता है छोटी है ना 65 से, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, विद इन दी सर्कल होगा, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं, OD के बाद हमसे पूछा है E का भी, तो सेम OE का भी डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं। ये है -4 माइनस 0 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 का स्क्वायर आएगा। -4,7 है, तो 4 का ये आ जाएगा 16, 7 का 49, तो ये तो आंसर आ जाएगा कितना, √65 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाई करेगा ऑन सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अगर ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें D, E और F ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं ABC ट्राइंगल के। D का कोऑर्डिनेट दे रखा 5,1, E का 6,5 और F का 0,3 है। तो इसने बोला है ABC के कोऑर्डिनेट निकालो। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी है, सबसे ज्यादा लेंथी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट लिखूँ x1, y1, B के कोऑर्डिनेट लिखूँ x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट लिखूँ x3, y3, तो हमारे को इन तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखो, अगर DAB का मिड पॉइंट है, इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा, लेंथी है काफी, ध्यान से समझना। तो इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर D मिड पॉइंट है AB का, तो हमें पता है क्या, डायरेक्ट लिखूंगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय में 2, ये किसके बराबर होगा, 5,1 के बराबर होगा। मतलब x1 को जब हम x2 के साथ ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वो 5 के बराबर आएगा, y1 को 5 के साथ करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। इसको कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। इसको इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखो ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लो, मैं क्या बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाई है, ये 2 जब वहाँ 5 के साथ जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो x1 प्लस x2 10 आ गया, y1 प्लस y2 2 आ गया। ये पहली क्वेश्चन से। नाउ आगे, ये तो D का हो गया। इफ अगर E इज मिड पॉइंट है ऑफ AC, तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाय में 2, ये किसके बराबर होगा।
6,5। तो जल्दी से समझो, जल्दी से एक बार ध्यान से समझना। इसको मैंने क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, 2 वहां जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहां से x1 प्लस x3 इक्वल टू आ जाएगा 12, और y1 प्लस y3 आ जाएगा 10। ठीक है, 4 इक्वेशंस बन गई। अब इसके बाद देखो इस वाली इक्वेशन को मैं पूरी इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, 2, मतलब ये 1 का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इस तरीके से मान लेते हैं। सेम, इफ f इज मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर f जो है मिड पॉइंट है BC का, तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाय में 2, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय में 2, कोमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय में 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0,3। तो जल्दी से देखते हैं, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 वहां पर 0 हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 की वैल्यू तो आ जाएगी 0, और y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 है, तो यहां से y2 प्लस y3 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमने यहां पर टोटल मिला के 3 x की क्वेश्चंस और 3 y की क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ध्यान से समझना इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ना ट्रिक की, इन तीनों को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, यहां पर ये वाली क्वेश्चन, इस वाली क्वेश्चन और इस वाली क्वेश्चन को ऐड कर दो। क्या करा मैंने, एडिंग 1, 2 एंड 3, x की अलग करना, y की अलग करना। तो x1 प्लस x2 अगर 10 है, x1 प्लस x2 अगर 10 है, x1 प्लस ये x3 था, सॉरी, x1 प्लस x3 12 है, और x2 प्लस x3 ये 0 है। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो क्या है, x1 देखो कितने हैं, 2x1 है, x2 देखो 2 है तो 2x2 हो जाएगा, x3 भी 3 है 2x3 हो जाएगा, 10 प्लस 12 प्लस 0 22। इन तीनों में से 2 कॉमन लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर आ जाएगा, 22। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन को, इस वाली क्वेश्चन को मैं कैपिटल A मान लेता हूं कि यहां से आंसर्स निकलेंगे हमारे। सेम y के टर्म्स में देखो, y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2, y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ रही है, 10, y2 प्लस y3 की वैल्यू आ रही है 6। तीनों को ऐसे सेम ऐड करते हैं, y1 दो बार आ रहा है, तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, 10 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों कॉमन लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 18 आ जाएगा, तो वहां जाके y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आंसर आ जाएगा, 9। देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गई तो तुम आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये 2 इक्वेशन से ही बाकी सारे आंसर निकालने, मतलब ये तीनों के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ध्यान से समझना, इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए कि कैसे करेंगे। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ भाई, पहली क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर ए देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में 11 है। ठीक है, और यहां पर क्या चल रहा था, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू में 9। सबसे पहली क्वेश्चन जब हमने सोल्व करी थी ना, उसमें x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या थी, 10 थी, है ना। मतलब x1 और x2 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन में से अगर मैं x1 प्लस x2 की जगह 10 लिख दूं तो देखो, पहली क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख भी देता हूं, यूजिंग इक्वेशन 1 हमें पता है x1 प्लस x2 कितना था, 10 था। तो x1 प्लस x2 की जगह 10 लिख दूं तो 10 प्लस x3 इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो यहां से x3 की वैल्यू आ जाएगी 11 में से 10 गया 1, आ गया ना। देखो ऐसे ही करेंगे, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन यूज करूं, सेकंड इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस x3 इक्वल टू 12 थी, पहले जब मैंने लिखवाया था x1 प्लस x3 इक्वल टू 12 थी। तो जहां x1 है और x3 है, इसकी जगह 12 लिख दूं तो यहां क्या बचेगा,
x2 प्लस 12 इक्वल टू 11। तो यहां से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 में से 12 गए -6। देखा आंसर, ध्यान से समझो। तीसरा देखो, अगर मैं तीसरी क्वेश्चन देखो, तीसरी क्वेश्चन में था x2 x3 0 था, तो x2 और x3 को 0 मान लो। x2 अगर x3 का सम 0 मान लो तो x1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। देखा x1 x2 और x3 तीनों निकाल दिया। सेम इसी तरीके से इस पर 8 में बताऊंगा एक बार में। y1 प्लस y2 2 है, y1 प्लस y2 2 है, तो यहां से y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है पहली इक्वेशन जब मैं इसमें यूज करूंगा तो y1 y2 को 2 लिखूंगा, y3 एज इट इज आएगा 9, तो यहां से y3 की वैल्यू आ जाएगी 7। अगली y1 प्लस y3 10 है, y1 और y3 को अगर मैं 10 लिखता हूं, कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2। y1 और y3 को 10 लिखता हूं, बीच में y2 है, यहां पर 9, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी -1। और लास्ट y2 y3 6 है, y2 y3 की जगह 6 लिखता हूं, तो यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3, जिसमें क्या लिख रहा है कि y2 y3 6, तो मतलब y1 प्लस 6 इक्वल टू 9, तो यहां से y1 क्या वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सारे वैल्यू निकाल दिए, अब लिख देते हैं। तो a क्या था, x1 y1, x1 क्या है 11, y1 क्या है 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 11,3। हाँ भाई, b की वैल्यू x2 क्या है -1, तो इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर -1, 1,7 है, तो आंसर आ जाएगा 1,7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11th 12th और 13 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 15 और 16 करूंगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।